students, I am Riya Raizada and today we will start with a new topic which is called root words. Okay, so what are root words, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हमें अगर ये root words पता होते तो हम किसी भी हमें सिनोनिम, एंटोनिम्स या फिर किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने में हेल्प मिलती है. ठीक है, तो रूट वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? रूट वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़कर, ठीक है, वो एक नया वर्ड फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जब किसी वर्ड के आगे हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसका प्रीफिक्स हो जाता है. सफिक्स जब हम उसके पीछे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो सफिक्स हो जाता है. और वहाँ एक होता है रूट वर्ड. ठीक है, कोई एक रूट वर्ड जिसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसके आगे हमने कोई भी प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, तो एक नया वर्ड फॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा लवली. अब लव जो है इसमें वो एक रूट वर्ड है. ठीक है, इसके आगे हमने एल, इसके पीछे हमने एल वाई लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, तो एक नया वर्ड फॉर्म हो गया जिसका जो हो गया लवली. तो इसी तरह से कुछ रूट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जैसे गाइन हो गया, वो भी विमेन से रिलेटेड है, तो विमेन की स्टडी को गाइनोकोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, आप विमेन और अगर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना हो जो कि विमेन से रिलेटेड डिसीजेस को ठीक करता है या फिर ट्रीटमेंट करता है, तो आप गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो. ठीक है, गाइनिक के पास जाते हो, तो गाइनिक हो गए. इस तरह के रूट वर्ड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग को स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, उनके आगे हम वर्ड सफिक्सेस को या प्रीफिक्सेस को जोड़ के एक नया वर्ड बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमें वो रूट वर्ड पता होता है तो हमें किसी भी वर्ड के मीनिंग को पता करने में ईजी रहता है. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ रूट वर्ड्स कवर करे हैं जिसको आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी. अदरवाइज यू हैव लॉट्स ऑफ रूट वर्ड्स. अगर आप डिक्शनरी में देखोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. यहाँ अभी हम थोड़े बहुत रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं आपके लैंग्वेज में. ओके, जैसे एबोर. एबोर, आर्बर. आर्बर का मतलब क्या होता है? आर्बर का मतलब होता है ट्री. ठीक है, अगर किसी वर्ड में आर्बर दे रखा हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ट्री, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्री से रिलेटेड है. जैसे आर्बोरियल. आर्बोरियल क्या होता है? एनिमल लिविंग ऑन द ट्री और समथिंग लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री. ऐसे जानवर जो कि पेड़ों पे रहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके ट्री की ब्रांच से मिलती हो, तो आर्बोरियल मतलब, आर्बर मतलब कुछ भी ऐसा जो ट्री से रिलेटेड हो. तो अगर आर्बोरियल आपको वर्ड दे रखा हो और 4 ऑप्शन दे रखे हो कि क्या हो सकता है, आपको पता है आर्बर का मतलब है ट्री, तो समथिंग जो कि ट्री से ही रिलेटेड होगा. या तो हम किसी ऐसे जानवर की बात कर रहे होंगे जो पेड़ पे रहता होगा, या फिर हम ऐसे किसी पार्ट की बात कर रहे होंगे, ब्रांच की या फिर किसी भी चीज़ की जो ट्री की तरह होता होगा. ठीक है, देन आता है आर्बोरेटम. अ प्लेस कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रीज. ठीक है, आर्बोरेटम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, समथिंग लाइक बोटेनिकल गार्डन. जैसे आप बोटेनिकल गार्डन में जाते हो तो एक तरह का आर्बोरेटम है. ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको. तो आर्बर का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्री. देन आर्बरिस्ट, अ पर्सन एंगेज इन मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज. ठीक है, या तो इसको आप एक प्रोफेशनल वे में भी लिख सकते हो. ठीक है, कि जो ट्रीज वगैरह की स्टडी में बिजी होते हैं उनको भी आर्बरिस्ट ही कहते हैं एक तरह से. लेकिन या फिर ऐसा कोई जैसे गार्डनर वगैरह होते हैं उन्हें भी आर्बरिस्ट ही कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो कल्टीवेशन और मैनेजमेंट में ट्रीज की बिजी होते हैं, मतलब ऐसा कुछ काम करते हैं जो ट्रीज की कल्टीवेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, तो उन्हें आर्बरिस्ट कहा जाता है. तो आर्बर जहाँ आ जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही है जो ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, देन आता है फॉर्म. फॉर्म का मतलब क्या होता है? शेप. ठीक है, तो किसी भी वर्ड में फॉर्म आ जाए तो हम किसी शेप से, शेप में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि हमने बोला कन्फॉर्म. ठीक है, कन्फॉर्म मतलब हार्मनी में. जब परफॉर्म आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम करते हो. ठीक है, आपकी सोसाइटी को आपने एक शेप दे रखी है कि भाई एक काम, ये काम जो चलता आ रहा है वो ऐसे ही होगा. ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमें कन्फॉर्मिटी में चलना पड़ता है. ठीक है, हमें वी हैव टू फॉलो कन्फॉर्मिटी. कन्फॉर्मिटी मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि कन्फॉर्मिटी को फॉलो करता है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, कि ऐसा कुछ चलता आ रहा है, ऐसी हमने शेप दे रखी है किसी चीज़ की, ऐसा स्ट्रक्चर है, हम उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कन्फॉर्मिटी को फॉलो करते हैं, जो चलता आ रहा है, जैसा है, जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा अभी ओपिनियंस हैं, उसको फॉलो करते आ रहे सोसाइटी में. ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसों को क्या कहते हैं? कन्फॉर्म करने वाले लोग. ठीक है, उस चीज़ से अग्री करने वाले लोग. ठीक है,
उनको हम स्टीरियोटिपिकल भी कहते हैं, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल भी एक वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब यही होता है कि आपके पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही आप चलते आ रहे हो, आप उसके आगे कोई भी, आप कोई अगेंस्ट नहीं हो उसके और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहे हो उसके लिए। तो हारमोनी में, ठीक है, हारमोनियस होते हैं भाई, जैसा चलता आ रहा है, जैसा चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। देन आते फॉर्मुलेट, टू डेवलप एंड प्लान डिटेल्स ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब भी शेप देना किसी चीज़ को। फॉर्मुलेट मतलब यू फॉर्मुलेट अ प्लान, ठीक है, आपने एक प्लान बनाया, किसी प्लान को शेप दी, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को एक शेप देना, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को शेप देना, किसी प्लान को शेप देना, ठीक है, तो उसे फॉर्मुलेट कहते हैं। देन रिफॉर्म, टू करेक्ट समवन और समथिंग, ठीक है। अब रिफॉर्म भी एक चीज़ होता है, जैसे रिफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पुराने ज़माने में बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, राजा राममोहन रॉय, ये सब क्या थे, रिफॉर्मर्स थे। ये सोसाइटी को एक अलग शेप देना चाहते थे, ठीक है, एक अलग स्ट्रक्चर, एक अलग ओपिनियन देना चाहते थे, ठीक है। एक होते कन्फॉर्मर्स, ठीक है, कन्फॉर्मिस्ट, जो कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक होते रिफॉर्मिस्ट, जो है उसको थोड़ा और रिफॉर्म करो, थोड़ा एक अच्छा शेप दो, ठीक है। जैसे राजा राममोहन रॉय, ही वॉज अ रिफॉर्मर, ठीक है, वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, एक अलग शेप देना चाहते थे, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको सुधारना चाहते थे, ठीक है। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब फॉर्म किसी वर्ड में लग जाता है तो उसका मतलब होता है शेप, ठीक है। आप किसी शेप की बात कर रहे हो, किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। देन आता है नॉर्म, नॉर्म मतलब टिपिकल, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टीरियोटिपिकली वर्ड बोला था, तो टिपिकल एक नॉर्म से चला आ रहा है, एक रीति रिवाज सा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। टिपिकली कोई चीज़ आप फॉलो करते हो तो उसको नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आपने जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं ना, जैसे नॉर्म्स, हमने भाई इस जगह के ये नॉर्म्स हैं, यानी कि ये मतलब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ये कुछ रीति रिवाज है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। हर कल्चर के अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ बातें होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो नॉर्म मतलब समथिंग विच इज़ वेरी टिपिकल, ठीक है। जैसे कि एबनॉर्मल, टिपिकली अ वे दैट इज अनडिजायरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। हम किसी इंसान को एबनॉर्मल कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई ये जो है नॉर्मल से अलग है। नॉर्म मतलब टिपिकल, मतलब जो टिपिकल एक बिहेवियर है ना, जो टिपिकल एक सोसाइटी का बिहेवियर होता है, इसका बिहेवियर उससे अलग है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम ये भाई एबनॉर्मल इंसान है। पागल खाने में होते हैं ना एबनॉर्मल लोग, ठीक है, मेंटल असाइलम वगैरह में एबनॉर्मल लोग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, लोग होते हैं उनको एबनॉर्मल कहते हैं, यानी कि वो सामाजिक तथ्यों से अलग एक व्यवहार कर रहे हैं, एक अलग बिहेवियर कर रहे हैं, तो उन्हें एबनॉर्मल पीपल कहते हैं, ठीक है। देन आते हैं पैरानॉर्मल, ठीक है। पैरानॉर्मल भी एक सुपर नेचुरल फिनोमिना होता है। पैरानॉर्मल मतलब गोस्ट वगैरह, जब आप स्पिरिट्स वगैरह की बात करते हो तो उसे पैरानॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। देन आता है फोबिया, फोबिया मतलब किसी चीज़ का डर होना, ठीक है, फियर होना। किसी भी चीज़ के आगे आप फोबिया लगा दोगे, इसका मतलब आप किसको डिफाइन करने की कोशिश करो, डर को। जैसे एनर्कोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों से जिन्हें डर लगता है उनको क्या कहते हैं, एनर्कोफोबिक कहते हैं। देन क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिन्हें क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, बंद जगह है, जैसे किसी किसी को लिफ्ट में चढ़ना अच्छा नहीं लगता कि वो बंद जगह होती है, ठीक है। किसी किसी को बंद कमरों से डर लगता है, मतलब बंद जगहों से, जहाँ चार वॉल से आप कोई जगह को घेर दो, ठीक है, आप किसी जगह को बिल्कुल बंद कर दो जहाँ पे कोई भी एस्केप पॉइंट ना दिखे आपको कि आप कहीं से बाहर निकल पा रहे हो, तो ऐसी जगहों से किसी किसी को डर लगता है, तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। देन हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर का फियर, हाइड्रा वगैरह ये सब वाटर को डिफाइन करता है, फोबिया फियर को डिफाइन करता है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। देन जेनोफोबिया, फियर ऑफ समथिंग और समवन फॉरेन एंड स्ट्रेंज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फॉरेन हो, स्ट्रेंज हो, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग जेनोफोबिक होते हैं, बाहर की चीज़ों से उन्हें डर लगता है, बाहर के कुछ लोगों को बाहर के लोगों से डर लगता है, जैसे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं उनसे भी कुछ लोगों को डर लगता है, तो दे आर जेनोफोबिक पीपल, ठीक है। उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ से डर लगता है जो कि उनके लिए स्ट्रेंज हो, नई हो, फॉरेन हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जेनोफोबिया कहते हैं। देन बेनी, बेनी मतलब गुड, ठीक है, समथिंग विच इज गुड, जैसे बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु सपोर्ट और हेल्प समवन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को सपोर्ट करता है और उनकी हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर, ठीक है। देन बेनोवलेंट, अगेन एक ऐसा इंसान जो कि काइंड हार्टेड होता है, हेल्पफुल होता है, उसे भी ही इज़ वेरी बेनोवलेंट, ठीक है, ही इज़ अ बेनोवलेंट मैन, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही
मतलब मददगार स्वभाव का इंसान है। तो बेनी मतलब जिसके आगे बेनी लग जाता है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जो कि किसी अच्छे को पॉइंट आउट करे, किसी समथिंग विच इज गुड। तो इसी तरीके से बेनिफैक्टर, बेनोवलेंट, बेनिफिशियरी, अगेन अ पर्सन और ग्रुप दैट रिसीव्स हेल्प एंड एडवांटेज। ठीक है, अब बेनिफैक्टर और बेनोवलेंट, तो बेनिफैक्टर वो हो गया जो आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेनिफैक्टर में और बेनिफिशियरी में। ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बेनिफैक्टर मतलब जो आपकी मदद कर रहा है, जैसे अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो मैं बेनिफैक्टर हो गई। लेकिन अगर मैं किसी से मदद ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी से मदद ले रही हूँ तो मैं क्या हो गई, बेनिफिशियरी हो गई। ठीक है, अ पर्सन और ग्रुप दैट रिसीव्स हेल्प एंड एडवांटेज। ठीक है, अ पर्सन या फिर कोई भी ऐसे एसोसिएशन या फिर ग्रुप जो कि एडवांटेज या हेल्प ले रहा है, उसे क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। ओके, देन आते हैं मैल। जैसे बेनी का मतलब गुड होता है, मैल का मतलब बैड होता है। ठीक है, मैल अगर किसी के आगे भी आप जोड़ दो तो मैल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू समथिंग वेरी बैड। ओके, जैसे मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट का मतलब होता है समथिंग ऑफ ईवल नेचर। ठीक है, द गर्ल इज वेरी मेलिग्नेंट, मतलब उसका हम कह रहे हैं ये जो लड़की है ना, इसका नेचर बड़ा खराब है, बड़ा ईवल है। ठीक है, तो मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी समथिंग ऑफ ईवल नेचर। ठीक है, जैसे आपका हॉरर मूवीज में भी कई कई मूवीज मैल से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ईवल को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मुझे मूवीज के एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहे, बट मैल को हम जहाँ भी हम यूज करते हैं उसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, कुछ बुरा या फिर कुछ अच्छा नहीं है जो, उसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देन मैल फंक्शन, इसी तरीके से जब किसी मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैल फंक्शन। ठीक है, जैसे इन्वर्टर है, उसका कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको कहते हैं कि ये पार्ट जो है मैल फंक्शन हो गया, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, देन मलाइस, अ डिजायर टू हार्म समवन। ठीक है, जब आप किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, जब आपकी इच्छा होती है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ तो उसे क्या कहते हैं, मलाइस। ही इज अ वेरी मलिशियस पर्सन। ठीक है, ठीक है, तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला इंसान है। तो जब किसी को आप जानबूझ के नुकसान पहुंचाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मलाइस। ठीक है, देन लम, लम मतलब होता है लाइट। अगर किसी वर्ड में लम आ जाता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, लाइट को। ल्यूमिनस, ब्राइट एंड शाइनी, समथिंग वेरी ब्राइट एंड शाइनी, उसको हम ल्यूमिनस कहते हैं। देन लुमिनरी, अ पर्सन हु इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स। उसी तरह लुमिनरी एक ऐसा इंसान होता है जो किसी को इंस्पायर करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, वो भी बहुत ल्यूमिनरी फिगर हैं। ठीक है, वो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हमें ऐसे अपनी ज़िंदगी में इन मॉरल्स को फॉलो करना चाहिए। तो मतलब बिकॉज तो वो किसका एग्जाम्पल है, लाइट का एग्जाम्पल है। हमें रोशनी दिखाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, रोशनी को हम एक पॉजिटिव सेंस में रखते हैं, यानी कि हमें एक वे दिखाते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके के काम करने चाहिए या फिर इस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग जो कि हमें इंस्पायर करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनरी। ओके, देन एमी, एमिक, एमोर, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड और लव। ठीक है, जैसे एमिकेबल, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब रिलेशंस। ठीक है, जब आप किसी ये क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जब आप रिलेशंस, जैसे सीता हैज एमिकेबल रिलेशन विद रवि। ठीक है, उसके जो रिश्ते हैं रवि से वो कैसे हैं, अच्छे हैं, मधुर हैं। ठीक है, तो उसके देन एमिकेबिलिटी, सेम एज एमिकेबल। ठीक है, जब आप फ्रेंडली होते हो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छे से बात करना, ये करना, तो हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी एमिकेबल पर्सन। ठीक है, बहुत फ्रेंडली इंसान है, उसका जो नेचर है वो बहुत एमिकेबल है। ठीक है, उसके बाद एमिएबल, उसका भी मतलब होता है फ्रेंडली मैनर। ठीक है, एमिटी का भी मतलब भी यही होता है। देन एमोरस, स्ट्रांगली मूव्ड बाय लव एंड स्पेशली फिजिकल लव। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा आप किसी के प्यार में होते हो और स्पेशली जब आप किसी से फिजिकली अट्रैक्टिव होते हो तो उसे एमोरस बोलते हैं। देन पैरामोर, सीक्रेट लव पार्टनर। ठीक है, कहते हैं ना कोई आपका जैसे कहते हैं ना वेल विशर वगैरह। ठीक है, जिसका आपको नाम ना पता हो, आपको कोई ऐसा लव पार्टनर सीक्रेट हो जो कि, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं लेकिन बता नहीं रहा कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामोर कहते हैं, एक सीक्रेट लव पार्टनर। देन ब्लस्ट मतलब ब्लो वायलेंटली। ठीक है, ब्लस्टर जैसे टॉक इन लाउड एंड एग्रेसिव वे। ठीक है, वायलेंटली का मतलब, ब्लो वायलेंटली का मतलब बहुत, मतलब एक तरफ से
गर्म हो जाना, मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं ना ब्लस्टर, मतलब उसने बहुत ब्लस्टरस तरीके से मतलब वो एकदम चिल्ला पड़ा, एकदम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से किसी से बात करना, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लस्टर कहते हैं। ठीक है, जब आप जैसे आप अपने घर में कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, आप एकदम चिल्लाने लगते हो, तो उस बिहेवियर को कहते हैं कि उसको बिहेवियर को क्या कहते हैं, ब्लस्टर कहते हैं। ओके, देन ब्लस्टर्स लाउड एंड एग्रेसिव एंड ऑल्सो रेफर टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, लाउड और एग्रेसिव बिहेवियर को भी ब्लस्टर्स कहते हैं। और जैसे स्ट्रॉन्ग विंड, जब कोई मौसम वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है, उसमें जो विंड्स चल रही होती है उन्हें भी हम ब्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं उसे भी हम ब्लस्टर्स बोलते हैं। देन कॉग्निट का मतलब क्या होता है, थिंक, नो, पॉन्डर। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, कॉग्निट। तो कॉग्निशन जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड परसीविंग समथिंग। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हो या फिर किसी चीज़ को आप मतलब अंडरस्टैंड करो तो उसे कॉग्निशन बोलते हैं। बिकॉज कॉग्निट का मतलब क्या होता है, थिंक, नो एंड पॉन्डर। देन सिपिट, हेड, थॉटलेस और सडन। ठीक है, जैसे प्रेसिपिटियस, डेंजरसली हाई एंड स्टीप, थॉटलेस एक्शन ऑल्सो। ठीक है, कोई भी या तो कुछ ऐसी चीज़ जो कि बहुत हाई और स्टीप हो, या फिर कोई ऐसा एक्शन जो कि आपने बिना सोचे समझे किया हो, तो उसको भी प्रेसिपिटियस बोलते हैं। क्योंकि सिपिट का मतलब क्या होता है, थॉटलेस, एकदम से कर देना, अचानक सडनली कर देना। ठीक है, देन प्रिसिपेट, समथिंग कॉज सडनली, कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम से अचानक से हो जाए। ठीक है, तो उसे प्रिसिपेट कहते हैं। तो सिपिट यहाँ आ जाता है, सिपिट एक रूट वर्ड है, इसके आगे हमने प्री लगा दिया, एट लगा दिया, तो इस तरीके से इस तरह के वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सो और भी कई सारे रूट वर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इनको रिवाइज करो और इसी तरीके से हम आगे और रूट वर्ड्स देखेंगे। थैंक यू।